ओके दोस्तों, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कंपाउंड्स का जो हमारा डेल्टा एच एफ नॉट है वो डेल्टा एच एफ नॉट हमें दे रखा है एंड उसके बेसिस में जो डेटा है वो सारे के सारे देख लो एक बार। ये वाला कंपाउंड को हम बोलते हैं पिरिडीन। ये पिरिडीन लिक्विड का हमें डेल्टा एच एफ नॉट जो है वो डेल्टा एच एफ नॉट हमें निकालने की जरूरत है। ठीक है, राइट। सो मैं डेल्टा एच एफ नॉट किस तरीके से निकालने का कोशिश करूंगा। अच्छा, एक बात ध्यान दो, जो ये वाला रिएक्शन है इन दोनों के बारे में अगर मैं देखूं तो C डबल बॉन्ड N CH3 गैशियस प्लस H2 गैशियस, ये हमें देगा CH3NH CH3 गैशियस। ठीक है, तो डेल्टा H रिएक्शन हमारे पास यहां पर कितना आएगा? डेल्टा HF नॉट ऑफ CH3NH CH3 माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ CH2 डबल बॉन्ड N CH3। ये हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं एंड यहां पर जो रिलेवेंट डेटा है उसको इस्तेमाल करते हुए मैं देख सकता हूं दिस इज -18, दिस इज +44, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो -62 किलो जूल पर मोल, राइट। ओके, सो यहां पे H2 गैस था, वो एलिमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट है, वो गेम पे नहीं आएगा। तो हम ये वाला रिएक्शन से एक चीज बोल सकता हूं, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड N is equals to -62 किलो जूल पर मोल। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं दूसरा रिएक्शन के बारे में देखूं, यहां से मैं जाता हूं ये वाले कंपाउंड पर, तो इस पर जो मेरे पास आएगा जो डेल्टा HR नॉट आएगा रिएक्शन का, that will be delta HF naught of cyclohexane minus delta HF naught of cyclohexane। और यहां का जो रिलेवेंट डेटा है उसको इस्तेमाल करते हुए लिख सकता हूं -156 प्लस 37, तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी -119 किलो जूल पर मोल। सो इससे मैं लिख सकता हूं जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C is equals to -119 किलो जूल पर मोल। दिस इज व्हाट यू कैन राइट। ठीक है, अब ये वाला इंफॉर्मेशन आने के बाद मैं अगला जो रिएक्शन को पकड़ना चाहूंगा, ये वाला लिक्विड को मैं 3H2 डाल के कन्वर्ट करना चाहूंगा इस पर। ठीक है, समझ में आया?
ओके, सो नाउ ये वाला रिएक्शन का जो हमारा एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा एच आर नॉट रिएक्शन, वो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होने वाला है। तो मैं क्या सोचता हूं, इसको सबसे पहले डेल्टा एच वेपोराइजेशन में प्रोवाइड कर दूं और इसको प्रोवाइड करते हुए सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दूं गैस पर, क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में बातचीत होने के लिए हमें गैसियस स्टेट पे लाना जो है वो हमारा जरूरी है। एंड देन मैं इस पर जो है डेल्टा एच रेजोनेंस एंथैल्पी प्रोवाइड करते हुए सबसे पहले उसे कन्वर्ट कर दूं इस पर। एंड यहां से यहां पर जाने के लिए ट्राई टू रियलाइज, मुझे मिलेगा डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड एन प्लस 2 इंटू डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि हमें 2 सी डबल बॉन्ड सी खत्म करना है और एक सी डबल बॉन्ड एन खत्म करना है। तो मैंने यहां पर एक करस्पॉन्डिंग बॉन्ड हेवर्ट साइकिल बना लिया हूं। तो इससे जो मेरा डेल्टा एच रिएक्शन आने वाला है वो कितना आने वाला है, पहले डेल्टा एच वेपोराइजेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो है मेरा 40। फिर रेजोनेंस को स्टॉप करने के लिए 125, ये दोनों मुझे देना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है एक सी डबल बॉन्ड एन जितने का हमें मिलेगा और एक सी डबल बॉन्ड सी का मिलेगा। तो 165 माइनस 238 तो कितना आ जाएगा, 103, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू minus 135 किलोजूल पर मोल। दैट विल बी द डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है, जो हम लोगों ने इस रिएक्शन पे देख चुके हैं। एंड डेल्टा एच रिएक्शन को मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूं, दैट विल बी डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ दिस गैसियस माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ pyridine liquid, that is what you can write। और इसका जो हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है वो दे रखा है -85, तो हम सिंपली लिख सकते हैं -135 इक्वल्स टू -50 माइनस डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ pyridine liquid। सो delta HF naught of pyridine liquid will be 85 kilojoule per mole। That is what we can write, जो हम सिंपली यहां पर देख सकते हैं। ओके, आसान क्वेश्चन था, रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर बेस था। मैं रेजोनेंस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े बहुत इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टीडियस रहता है, तो नंबर न्यूमेरिक एग्जांपल से वो चीज और ज्यादा क्लैरिफाइड होती है। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, राइट। ओके दोस्तों, तो ये अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अ वेरी प्रीटी सिंपल क्वेश्चन। मैं बेसिकली इसलिए ये वाला क्वेश्चन उठाया हूं क्योंकि हम लोग यहां पर जो है ये वाला ज्योमेट्री ढंग से अंडरस्टैंड करने के लिए, इकोसाहेड्रल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है स्पेशली इन द फिजिक्स। तो ये वाला शेप को डिस्कस करने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने उठाया हूं, ठीक है। अच्छा, इकोसाहेड्रल क्या होता है, 20 फेस्ड पॉलीहेड्रॉन। और जो 20 फेस्ड पॉलीहेड्रॉन है
यहां पर मैं बेसिकली तुम लोगों को एक फेज जो है वो दिखाना चाहूंगा, ठीक है। पूरा का पूरा मैं ड्रॉ भी कर सकता हूं, लेकिन वो काफी ज्यादा टीडियस होगा। चलो फिर भी एक बार पूरा ही ड्रॉ करके तुम लोगों को मैं दिखा देता हूं। ओके ओके दोस्तों, सो दिस इज द इकोसाहेड्रॉन, a lattice or a unit that you can see. Every face is basically a triangle. टोटल 12 वर्टेक्स है हमारे पास, और टोटल जो है वो हमारे पास 20 फेस है, और हर फेस एक ट्रायंगल है। और अगर हम एक इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज को हमें ध्यान देना है, तो एक पॉइंट से अगर हम ऑब्जर्व करें तो टोटल 5 बॉन्ड हमें निकलता हुआ नजर आएगा। तो 1 atom of boron is attached to 5 more boron units. तो 12 हमारा इस तरीके से वर्टेक्स है, तो टोटल बीबी बॉन्ड जो बनेगा हमारे पास, क्या वो 5 इंटू 12 होगा? बस यही गलती मत करना, 5 इंटू 12 बाई 2 होगा। हर बॉन्ड 2 के बीच में शेयर होगा, तो यहां पर जब एक बॉन्ड हम काउंट करेंगे तो नीचे आने पर भी तो एक बॉन्ड काउंट हो जाएगा, तो टोटल तो हर बॉन्ड 2-2 बार काउंट हो जा रहा है इस तरीके से। तो 30 बॉन्ड जो है वो हमारा बनेगा, ठीक है। और हर एक बॉन्ड बनने पर जो हमारा बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगी, दैट विल बी 300 किलोजूल पर मोल। तो जो रिएक्शन में दिखाया हूं, डेल्टा HR नॉट, डेल्टा HR that will be equals to 30 into 300, बट ये एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, तो इतना किलोजूल पर मोल, मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9000 किलोजूल पर मोल। बट ये तो 12 बोरॉन गैस एटम पर होगा, तो मुझे पर मोल ऑफ बोरॉन एटम अगर देखना है, तो पर मोल ऑफ बोरॉन एटम डेल्टा H will be equals to divided by 12, 750 kilojoule per mole. So this is the delta H enthalpy of the reaction per mole of boron atom. Please understand the icosahedral unit, ठीक है। 12 वर्टेक्स होगा, हर फेस एक ट्रायंगल होगा, टोटल 20 फेस होगा, और टोटल 30 जो है हमारा एजेस रहेंगे। मेनली तो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया था, वरना थर्मोकेमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई खास दम तो नहीं था, राइट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीज आर द रिलेवेंट डेटा, प्लीज क्लोजली ऑब्जर्व द डेटा। तो हमें निकालना है फाइनली जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ एम सॉलिड है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन को चालू करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट विथ M solid plus X2 gas, that gives me MX2 solid। ये वाला रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, दैट विल बी डेल्टा HF नॉट। अब यहां पर सबसे पहले मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा डेल्टा H सब्लिमेशन। ये जो निकालना है इसको मैंने मान लिया x किलोजूल पर मोल। x इज ऑलवेज ऑब्वियसली अ पॉजिटिव क्वांटिटी मान लिया मैंने। तो मान लो दिस इज इक्वल्स टू x प्रोवाइड करूंगा तो ये हमारा m गैस बन जाएगा।
और जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, ठीक है, दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर पहले सब कुछ नॉर्मल टर्म्स में ही लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। बॉन्ड एनर्जी XX प्रोवाइड करके ये हम कन्वर्ट कर लेंगे 2x गैस में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो हम प्रोवाइड करेंगे वो प्रोवाइड करेंगे हमारा IE1 प्लस IE2, एंड अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 4 इंटू डेल्टा H सब्लिमेशन हम प्रोवाइड करके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे M2 प्लस गैस में, और 2x गैस से अगर मैं 2 इंटू डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन अप्लाई करूंगा तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 2x माइनस गैस पे, एंड फिर ये दोनों मेरा कन्वर्ट होगा यहां पर, तो माइनस डेल्टा H लैटाइस एंथैल्पी जो है वो हमारा यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो सिंपली मैं एक चीज बोल सकता हूं, जो डेल्टा HF नॉट विल बी 5 इंटू डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX प्लस 2 इंटू डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन minus delta H lattice enthalpy. So this is the relation that we will work on. हाँ, एक चीज ध्यान देना यहां पर, इस पे लास्ट में वैल्यूज पुट होगा। पहले जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उन इंफॉर्मेशन को पहले इस्तेमाल करने के बारे में सोचता हूं मैं सबसे पहले। अच्छा, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ X गैस हमें दे रखा है, दैट इज -96 किलो जूल पर मोल, और ये वाला इंफॉर्मेशन मुझे जैसे ही दिया हुआ है, ये वाला इंफॉर्मेशन जैसे ही मेरा दिया हुआ है, तो एक बात तो मैं समझ गया हूं, जो मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF नॉट MX2 सॉलिड, वो हो जाएगा मेरा इसका 1.5 टाइम्स यानी 48, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 48 इंटू 3 माइनस 144 किलो जूल पर मोल। दैट इज व्हाट आई कैन सी, दैट इज द MX2 सॉलिड, उसका हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, तो मैं यहां पर तो पहुंच गया हूं, ये वाला वैल्यू मेरे पास आ चुका है और ये तो मुझे मालूम है, एंड अब जो है बाकी अगर मैं ध्यान दूं तो बाकी चीजों के साथ एक्चुअल में इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक बार मान लेता हूं, जो डेल्टा H सब्लिमेशन जो है दैट इज से X किलो जूल पर मोल। सो यहां पर तो वैल्यू हो जाएगा 4x, बट उसको मैं पहले ही इस्तेमाल कर लिया हूं, तो ये मेरे पास सिंपली यहां पर पहले तो मैंने 5x लिख दिया हूं। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX, बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX जो हमारे पास आएगा that will be 0.8 into IE1, but IE1 जो है that is 1.2 into delta H sublimation, तो 1.2x that is 0.96x, तो ये मेरे पास जो आ जाएगा अगला वो आ जाएगा 0.96x। अच्छा, ये वाला चीज मुझे मालूम है, इसका वैल्यू this will be equals to -192.
ठीक है। और अब मेरे पास लैटिस एनर्जी निकालना है, तो एक बात ध्यान दो, जो मेरा डेल्टा एच एल है दैट इज 4 times IE1 and 4 times IE1 is nothing but 6 times x, तो ये हो जाएगा मेरे पास -6x। डेल्टा एच LE1 इज इक्वल्स टू, मैं अगर ध्यान दूं तो 4 times IE1 है, सॉरी 4 times IE1 है, सॉरी दोस्तों, तो 4.8x हो जाएगा मेरे पास। और डेल्टा HF0 में ऑलरेडी निकाल रखा हूं, दिस इज -144। ओके, तो अब मैं अगर ये वाला इक्वेशन पे देखूं तो ये मेरे पास 0.2 होगा, और 0.2 प्लस 0.96 इफ आई सी दैट इज 1.16, तो मेरे पास आ जाएगा 1.16x, दैट विल बी 192 minus 144, so that will be equals to 48 kilojoule per mole। तो x मेरे पास जो आ जाएगा, चलो यूनिट अभी नहीं लिखता हूं, तो x मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 48 by 1.16। ठीक है, इफ आई कंप्यूट, इसको मैं लगभग 9/10 लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली 42 आ जाएगा, 42 या 41 के बीच में एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 42 और 41 के बीच में एक वैल्यू आ जाएगा। सो मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, जो मेरा डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ एम गैस होगा, एम सॉलिड होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 42 किलोजूल पर मोल। आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। बॉर्नहेवर साइकिल और हिसेस लॉ का जो ब्यूटीफुल इस्तेमाल है वो इस क्वेश्चन में हमारा सामने आ रहा है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज को समझना है। In NH3 solid, each NH3 molecule has 6 other NH3 molecules at nearest neighbor। ठीक है, जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ NH3 सॉलिड, यानी उसको डायरेक्टली NH3 गैस पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था 30.4 किलोजूल पर मोल। एंड ऑब्वियसली बात है, NH3 के मॉलिक्यूल्स में H बॉन्डिंग हमारा होगा। अगर कोई H बॉन्ड नहीं होता तो इन दैट केस जो हमारा एस्टिमेटेड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था वो था हमारा 15.4 किलोजूल पर मोल। Then we have to find the bond strength of H bonds in NH3 solid। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बात ध्यान देना पहले, we assume there is no H bond interaction between NH3 molecules। ठीक है, सो ये था मेरा 30.4 किलोजूल पर मोल, और एक्चुअल में होना चाहिए था 15.4 किलोजूल पर मोल। और अब अगर मैं ध्यान दूं तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो NH3 सॉलिड यहां पर NH3 गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाला रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो है मेरा 30.4 किलोजूल पर मोल। और ये वाला स्टेप को मैं दो तरीके से तो सोच सकता हूं, दैट इज माइनस डेल्टा H बॉन्डिंग
स्टार मतलब मैं बोल रहा हूं फ्री, कोई साइड से इंटरेक्शन नहीं है। पहले H बॉन्डिंग का जो एंथैल्पी है, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब वी टॉक अबाउट बेसिकली एंथैल्पी, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा H बॉन्डिंग का एंथैल्पी है वो मान लो हमारे पास है जो भी है, ठीक है। एंड फिर यहां पर से यहां पे जाने के लिए मुझे H बॉन्डिंग फॉर्मेशन बोल दे रहा हूं मैं 15.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सो यहां से मैं सिंपल देखता हूं डेल्टा H बॉन्डिंग फॉर्मेशन -5 किलो जूल पर मोल ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। सॉरी -5 बोलो, -15 पर मोल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, राइट। तो अब ध्यान दो, एक NH3 मॉलिक्यूल जो है, एक NH3 मॉलिक्यूल जो है, ये टोटल साइड में से 6 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, टोटल 6 मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, लाइक दिस। और ये जो वो सराउंड कर रखा है, वो यहां पर एक H बॉन्ड बना है, यहां पर एक H बॉन्ड बना है, यहां पे एक H बॉन्ड बना है, यहां पर बना है, यहां पर बना है। सो पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ H बॉन्ड्स कितना आएगा? गलती मत करना, 6 मत लिख देना। हर एक बॉन्ड 2 के बीच में शेयर्ड है, तो एक एक मॉलिक्यूल को जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो आधा ही होने वाला है, क्योंकि फिर इसके नेबर में भी 6 होगा। जब इसका कंप्यूट करोगे तो यहां पे ये वाला बॉन्ड वापस कंप्यूट होगा, तो हर बॉन्ड डबल कंप्यूट हो रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी 3। तो सिंपल सी बात है, 3 into bond energy of hydrogen bonding is equals to 15 kilojoule. तो bond energy of H bonding will be 5 kilojoule per mole of H bond. That is what we can write regarding this reaction. देखो, अक्सर जो मेन ऑप्शन ए जो होगा वो 2.5 होगा, बाकी कहीं पर गलती करना संभव नहीं है। बाकी तो काफी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में 2.5 रहेगा, 2.5 हमें मार्क नहीं करना है। ओके ओके दोस्तों, तो हमें ये वाले क्वेश्चन पे जो रिलेवेंट डेटा है वो सारे के सारे दे रखा है। हमें बॉन्ड एनर्जी निकालना है ऑफ OO। अच्छा, एक चीज का एजम्पशन रहेगा, जो OH का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो H2O2 और H2O2 दोनों में हमारा परफेक्टली सेम है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान दो। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, दैट इज गिविंग मी H2O लिक्विड। ये एक रिएक्शन हो सकता है। और दूसरा H2 गैस प्लस O2 गैस, that is giving me H2O2 liquid. This is the second reaction we can think about. पर बहुत सारे बॉन्ड्स हमारे लिए अननोन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा जो मैं जितना ज्यादा वेरिएबल्स को रिड्यूस कर सकता हूं वो तो करूंगा। दोनों का स्ट्रक्चर एक बार के लिए देख लेते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर है ये, और H2O2 का जो स्ट्रक्चर है वो है ये, ठीक है। अच्छा, दोनों पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड परफेक्टली सेम है।
यहां पर केवल एक एडिशनल बॉन्ड जो है वो है मेरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। सो मैं क्या सोचता हूं, एक दूसरा रिएक्शन क्यों ना लिया जाए अपने फायदे के लिए। H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, ये हमें देता है H2O2 लिक्विड। क्यों ना मैं ये वाला रिएक्शन के बारे में सोचूं, ठीक है। मेन फायदा ये वाला रिएक्शन पे ये है, जो ये वाला रिएक्शन का जो हमारा डेल्टा HR होगा, दैट विल बी डेल्टा HF नॉट ऑफ H2O2 लिक्विड माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ H2O लिक्विड। और H2O2 लिक्विड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज -188 प्लस 286, सो दैट विल बी इक्वल्स टू that will be equals to plus 98 किलोजूल पर मोल। अब मैं ये वाला रिएक्शन का बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूं, लेकिन मैं बेसिकली ज्यादा नहीं आऊंगा, मेरा केवल काम का है। पहले तो वेपोराइजेशन कर देता हूं, H2O लिक्विड को वेपोराइज करना पड़ेगा, और इस वेपोराइज करने के लिए हमें 44 तो देना ही पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट होगा H2O वेपर में। और यहां पर जो मुझे है हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी 249 प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा ये कन्वर्ट होगा O गैस में। मैं क्या बोलता हूं, भाड़ में जाए। बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे, बट इफेक्टिवली केवल एक ही तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है दे आर कंप्लीटली नंबर वाइज अनडिस्टर्ब्ड। तो यहां से जब मैं जाऊंगा H2O2 वेपर में, अगर मैं यहां से यहां पर जाऊंगा H2O2 वेपर में, तो यहां से यहां पर जाने में हमें टोटल जो एनर्जी है वो मेरी रिलीज होगी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO। ये एक बॉन्ड फॉर्म होने का एनर्जी है, दैट्स इट। बाकी बॉन्ड्स अनडिस्टर्ब्ड है। एंड फिर यहां से यहां पर चले जाओ तो मुझे मिल जाएगा -53। वेपर मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, ठीक है। वो लिख वैसे रहा हूं, भावनाओं को समझो। सो आई हैव अवॉइडेड ऑल द नॉन रिक्विजिट डेटा, यानी आइडियली क्या करना चाहिए था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ को X मानना पड़ता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ को Y मानना पड़ता, और वो मानते हुए दो वेरिएबल बनता, दो इक्वेशन बनता। आई हैव अवॉइडेड द होल थिंग, और मैं अवॉइड तो इसीलिए कर पाया हूं क्योंकि बाकी सारे बॉन्ड्स हमारा कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन पर बैठा हुआ है। इस बात को हमें रियलाइज करना है। सो 98 विल बी इक्वल्स टू 44 प्लस 249 माइनस 53 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ OO जो हमारे पास आएगा, ये हो गया 9240 माइनस 98, that will be simply equals to 142 किलोजूल पर मोल। सो ये वाला क्वेश्चन ऐसे तो बहुत आसान है, लेकिन मैं ये वाला क्वेश्चन को इसलिए लिया हूं जो कि क्वेश्चंस में इररिलेवेंट डेटा को
जितना ज्यादा तुम नजरअंदाज कर सकते हो वो नजरअंदाज करने का ट्राई डेफिनेटली करना। स्ट्रक्चर से देखो जो कितनों के साथ छेड़छाड़ करने का असली में रिक्वायरमेंट है, नॉन रिक्वायर्ड डेटा को लेकर चालू करने का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है। अगर मैं दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन को लेकर चालू करता तो इंडिविजुअली बन तो जाता, दो वेरिएबल होता, दो इक्वेशन होता, उन दोनों को सॉल्व करके तुम यहां पर 142 निकालते। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टीडियस थिंग, सो वी कैन सिंपली अवॉइड, ठीक है। एंड उसको अवॉइड करते हुए हम डायरेक्टली 142 जो है वो हमने ला दिए हैं। ओके ओके दोस्तों, एक इजी क्वेश्चन है लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लिया हूं। हम जानते हैं जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है और उसका रीजन दिया हुआ होता है, जो उस पे रिंग स्ट्रेन हमारा भयानक होती है। तो वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ रिंग स्ट्रेन दैट इज गेटिंग इन्वॉल्व इन अ साइक्लोप्रोपेन और अ 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 4 और 5 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है, 6 और 7 भयंकर स्टेबल होता है, 5 ठीक ठाक होता है, 8 ऑनवर्ड्स रिंग नॉर्मली हमारा बनाना हम अवॉइड करते हैं। वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल इन द ऑर्गेनिक, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द वैल्यू दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो साइक्लो प्रोपेन है C3H6, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एवरी इंडिविजुअल कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम्स। तो 3C सॉलिड प्लस 3H2 gas, that is giving me C3H6 gas. तो यहां पर सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा 3C गैस पर। 3 इंटू 715 यानी 2145 यहां पर मुझे चाहिए होगा। और उसके बाद जो है यहां पर मैं 3H2 से 6H गैस जो है वो सबसे पहले फॉर्म करूंगा। और वो फॉर्म करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसका 6 टाइम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो 440 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसका 6 टाइम्स तो ये वाले का, तो 1320 तो मुझे यहां पर देना पड़ेगा। और फिर जो है यहां से सबसे पहले हम डायरेक्टली यहां पर जाएंगे और इस पे जो रिलीज होगी वो है मेरा 3 इंटू CC 355 -6 इंटू 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, और फिर जो है मेरा रिंग स्ट्रेन एनर्जी मुझे अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वी हैव टू प्रोवाइड द रिंग स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि रिंग में बना रहा हूं तो उस रिंग स्ट्रेन के चलते जो एनर्जी चाहिए होगी दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। सो बॉर्न-हाइवर साइकिल बन जाने के बाद 55 दैट विल बी इक्वल्स टू 2145 प्लस 1320 माइनस 1065 माइनस 2460 प्लस रिंग स्ट्रेन एनर्जी। तो मेरे पास रिंग स्ट्रेन एनर्जी जो आ जाएगी दैट विल बी 55 प्लस 1065 प्लस 2460 माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरे पास
3465। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा कितना, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस माइनस दिस, तो 2400, यहां पर मेरे पास हो जाएगा 2400 माइनस साइन के साथ, और 2400 यहां पर हो जाएगा 60, तो 55 प्लस 60 दैट विल बी इक्वल्स टू 115 किलोजूल पर मोल. To try to understand, it's a very, very high value. It's highly endothermic, that is to be provided. ये वाले क्वेश्चन का मेन बात है, ये वाला पार्ट को हमें ऐड करना जो है उस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो स्ट्रक्चर करते हैं उस पर बॉन्ड्स के आपस में कोई इंटरेक्शन जो है वो हम पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं. तो कोई अगर फर्दर इंटरेक्शन हो रहा है तो इन दैट केस हमें वो एनर्जी करस्पॉन्डिंगली या तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो वो चीज जो है वो हमें वापस मिलने वाली है. बट मोटे मोटे दौर पे मेरे ख्याल से ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिंग स्ट्रेन एनर्जी की, विच इज अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, प्लस 115 kilojule per mole is an extremely high value, and that's why cyclopropane rings are highly unstable. ठीक है, for the 4-membered ring it comes around like plus 20 kilojoule per mole. That's substantial drop. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गई है, right? Okay दोस्तों, so the last question of this topic, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऑर्गेनिक से इंस्पायर्ड है, वो तुम्हें अभी राइट नाउ समझ में पूरी तरीके से नहीं आएगा. हाँ, बट क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, बट है क्या चीजें वो समझ में नहीं आएगी. आगे ऑर्गेनिक में तुम पढ़ोगे जो हमारा एल्केन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स अलग अलग कन्फर्मर्स पे एग्जिस्ट करता है. कन्फर्मर्स आर टाइप ऑफ आइसोमर्स जो रेडिली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाता है. तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूल टोटल 4 ऐसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक को हम बोलते हैं स्टैगर्ड और एंटी, दूसरे को हम बोलते हैं गॉश, एक होता है इक्लिप्स्ड और एक होता है पार्शियली इक्लिप्स्ड. ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल नॉर्मली होता है हमारा स्टैगर्ड और एंटी फॉर्म, फॉलोड बाय गॉश, फॉलोड बाय पार्शियली इक्लिप्स्ड, एंड फॉलोड बाय द मोस्ट अनस्टेबल वन इज द कंप्लीटली इक्लिप्स्ड वन. तो जो हमारा नेचुरली ऑकरिंग ब्यूटेन होगा वो ब्यूटेन के अंदर ये चारों फॉर्म हमारा एग्जिस्ट करेगा. ऑब्वियसली उनका एक्सटेंट, मोलर एक्सटेंट जो होगा वो हमारा डिफरेंट होने वाली है. जो हमारा मोलर एक्सटेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एंटी मॉलिक्यूल इज 0.7, दैट ऑफ गॉश इज 0.2, इक्लिप्स्ड इज 0.04 एंड पार्शियली इक्लिप्स्ड इज 0.06. ठीक है, यानी अगर मैं 1 मोल नेचुरल ब्यूटेन लेके आऊंगा, 0.7 मोल्स विल बी इन द एंटी फॉर्म, 0.2 moles will be in the Gauche form, 0.04 moles will be in the eclipsed form, and 0.06 moles will be in the partially eclipsed form, and they will molecules interconvert होता रहेगा, but ये ratios जो है वो लगभग with time हमारा constant रहेगा. तो naturally occurring butane का जो enthalpy of combustion है that is a minus 690 kilocalorie per mole. So the question is, what will be the enthalpy of combustion अगर ब्यूटेन का सारे मॉलिक्यूल्स हमारा गॉश फॉर्म में हो? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में एक बात ध्यान दो, हम जब लिखेंगे रिएक्शन C4H10 गैस प्लस O2 गैस गिव्स मी 4CO2 गैस प्लस 5H2O लिक्विड. तो लेट्स बैलेंस आउट द ऑक्सीजन ऑल्सो. यहां पे हो जाएगा 8, यहां पे 5, 13/2. नाउ ये वाला रिएक्शन में जो प्रोडक्ट साइड है वो प्रोडक्ट साइड का एनर्जी तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है. जो हमारा रिएक्टेंट साइड का एनर्जी है वही एनर्जी हमारे लिए मैटर करता है. कोई भी रिएक्शन का एंथैल्पी अगर हम देखेंगे
तो ये अगर हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी है और ये हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी है, तो ये जो डिफरेंस होगा दैट विल बी माइनस डेल्टा एच। ये गैप का वैल्यू जो है दैट विल बी, नीचे है तो माइनस डेल्टा एच, ऊपर है तो डेल्टा, ऊपर जो है वो होने पर वो हमारा एंडोथर्मिक होने वाला है। ठीक है, खैर सो राइट नाउ जो हमारा गैप है वो गैप मेरा 690 का है। राइट नाउ जो मेरा गैप है, तो मान लो मैंने एक काम किया, लेट एनर्जी ऑफ एंटीफॉर्म इज इक्वल्स टू x किलोजूल पर मोल। तो एनर्जी ऑफ गॉश कितना हो जाएगा? गॉश एंटी से 2 किलोजूल हायर एनर्जी का है, और एनर्जी ऑफ पार्शियली इक्लिप्स्ड फॉर्म, सॉरी मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखा दिया हूं, ये वाला 5 है दोस्तों, सॉरी ये वाला 5 है मेरा दिया हुआ है, सॉरी इतना कम डिफरेंस हो नहीं सकता है। दैट विल बी x प्लस 5 किलोजूल पर मोल, और एनर्जी ऑफ द इक्लिप्स्ड फॉर्म विल बी x प्लस 7.5 किलोजूल पर मोल। दिस इज व्हाट आई कैन राइट। तो ये जो चीज मैं लिख सकता हूं यहां से, तो एनर्जी ऑफ नेचुरल ब्यूटेन क्या होगा? दैट विल बी 0.7 इंटू एक्स प्लस 0.2 एक्स प्लस 2, 0.06 x प्लस 5 प्लस 0.04 x प्लस 7.5, इतना हमारे पास आने वाला है। ये नेचुरली ऑकरिंग ब्यूटेन का होगा। और इसको अगर हम देखें तो x तो हमारे पास x ही हो जाएगा, प्लस अगर हम ध्यान दें तो 0.4 ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा मेरे पास 0.3। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सही लिखा हूं ना मैं? होप सो। एक सेकेंड, दिस इज 0.4 राइट, एंड दिस इज यहां पे 3 हो जाएगा 0.3, और यहां पर हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5 यानी 3/4 इंटू 10। हाँ सही लिखा हूं मैं सब कुछ। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू x प्लस 1 किलोजूल पर मोल। नेचुरली ऑकरिंग ब्यूटेन का जो एनर्जी हमारा है वो है x प्लस 1 किलोजूल पर मोल, और एनर्जी ऑफ प्योर गॉश ब्यूटेन will be equals to x plus 2 किलोजूल पर मोल। मैं जूल में कन्वर्ट क्यों कर देता हूं मुझे पता नहीं चलता है, सॉरी। ये सारे कैलोरी है, ठीक है ना, ये किलो कैलोरी है सारे, सॉरी 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 सॉरी, ये किलो कैलोरी है, जूल नहीं है। वो भावनाओं को समझ जाओ। तो अब अगर मैं वो रिएक्शन के बारे में देखूं तो यहां पर है मेरा नेचुरल ब्यूटेन, और यहां पर जो है मेरा है प्योर गॉश ब्यूटेन, और ये डिफरेंस जो है वो मेरा 1 किलो कैलोरी का है। दोनों फाइनली प्रोडक्ट तो हमें सेम ही देने वाला है, चाहे मैं यहां से जाऊं चाहे मैं यहां से जाऊं, दोनों में प्रोडक्ट हमारा एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाला है। ये वाला गैप अगर 690 का है
तो जब प्योर गॉश ब्यूटेन से मैं चालू करूंगा तो प्योर गॉश ब्यूटेन से ये गैप मेरे पास आ जाएगा 691, और ये जो गैप है वही तो हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन है। तो जो नया एंथैल्पी ऑफ कंबर्शन होगा डेल्टा AC गॉश ब्यूटेन, that will be equals to minus 691 किलोजूल पर मोल। तो दोस्तों, we have discussed sufficient amount of question in the thermochemistry। ये वाला चैप्टर के लिए मेन जो पॉइंट है वो एक ही है, डेफिनेशंस याद रखो, डेफिनेशंस याद रखो, डेफिनेशंस याद रखो। बाकी टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग में काफी कोशिश किया हूं तुम लोगों को समझाने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे चीजों को हमने कवर कर लिए हैं। डेफिनेशन भूलोगे, कब लिक्विड था, कब गैस था, कब आइसोलेटेड था, कौन सा प्लस था, कौन सा माइनस था, ये सारी बातें मेन हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज अ प्रेटी सिंपल टॉपिक, एंड लेट्स एंड इट राइट नाउ।